हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं कार्तिकेश आपके अपने YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। और चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, 11th क्लास का ये फर्स्ट चैप्टर है और इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री होता क्या है। व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री क्या है बच्चों? केमिस्ट्री साइंस का वैसा ब्रांच है जिसमें हम लोग मैटर के बारे में पढ़ते हैं, उसके कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं और उसके चेंज इन कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। तो आप नोट करेंगे द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about matter, its composition, its properties and change in composition and change in energy. Change in composition and change in energy. कब? During various chemical process. During various chemical process. ठीक है। अब बच्चों केमिस्ट्री का 3 ब्रांच है। केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री का हम लोग 3 पार्ट बनाएंगे। केमिस्ट्री का हम लोग 3 कंपोनेंट बनाएंगे। कौन कौन? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। फर्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकेंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और थर्ड है फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच है जिसमें हम लोग मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं जो जनरली अर्थ क्रस्ट से रिसीव करते हैं हम लोग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच है जिसमें हम लोग कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ते हैं, मतलब वैसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन का बना होता है। ठीक है, और इसके डेरिवेटिव्स की बात करते हैं हम लोग। फिजिकल केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच है जिसमें हम लोग थ्योरीज एंड लॉ पढ़ते हैं, जिसके अकॉर्डिंग केमिकल रिएक्शन होता है, जो केमिकल रिएक्शन को गवर्न करता है। ऐसे लॉ और थ्योरीज को हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब हो गया द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट minerals which is obtained from कहां से रिसीव होता है ये? obtained from रॉक और जैसा कि ये अर्थ
क्रस्ट। ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो इसके अंदर बच्चों आप समझेंगे स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड their derivatives, their derivatives। derivatives का मतलब है, हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया वैसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन का बना हुआ है, वो हाइड्रोकार्बन हो गया। और डेरिवेटिव्स का मतलब जो उस हाइड्रोकार्बन से अदर कंपाउंड जो बनेगा उसे कहेंगे हम लोग डेरिवेटिव्स। ठीक है। और फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? जैसा मैं बता चुका हूं, फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब है वैसा केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच जो लॉज थ्योरी को डील करता है। स्टडी ऑफ लॉस एंड थ्योरी ऑफ केमिकल प्रोसेस का लॉ एंड थ्योरीज जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम लोग बात करते हैं उसे कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। ये मैटर बच्चों, मैटर होता क्या है? मैटर बेसिकली बच्चों कहते किसको है? तो आपको पता होगा The substance which occupies a space and have mass, वैसा सब्सटेंस जिसके पास मास होता है और स्पेस ऑक्युपाई करता है उसे कहते हैं मैटर। और जनरली आप कह सकते हैं which offers ऑब्स्टेकल ऑफर करेगा एंड you may say that is felt by one of our senses, जो हम लोगों के डिफरेंट सेंस है उसके द्वारा फील भी किया जा सकता है ना। तो मैटर को हम लोग जानते हैं। अब इसके स्टेट की बात करते हैं। मैटर का 3 स्टेट है। स्टेट ऑफ मैटर। तो बच्चों आपको पता है सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। ठीक है। मैटर का 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड क्या है? तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होता है बच्चों, पार्टिकल्स एक दूसरे से बिल्कुल कॉम्पैक्टली अरेंज होता है, बिल्कुल एक दूसरे से चिपका हुआ होता है ना। इसका मतलब है इसके पार्टिकल्स के बीच इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल कम होता होगा, है ना। और इसका ये भी मतलब है इसका पार्टिकल्स एक दूसरे को टाइटली होल्ड करके रखता होगा, यानी कि एक दूसरे के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी ज्यादा होगा। लिक्विड में पार्टिकल्स जो होता है वो थोड़ा थोड़ा अलग अलग होता है। इट मीन्स इसका मतलब मुझे समझ आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा यहाँ पे कम होगा। और गैस का जो पार्टिकल्स होता है वो बिल्कुल फ्री होता है, जहां चाहे वहां मूव करने के लिए। इसका मतलब है इसमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता होगा। ठीक है। तो सॉलिड जो होता है, जैसा आप जानते हैं, सॉलिड के पास फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। इसके पास फिक्स्ड शेप होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है। लिक्विड के पास फिक्स्ड वॉल्यूम होता है लेकिन शेप फिक्स्ड नहीं होता है। लिक्विड के पास नाइदर, गैस के पास नाइदर फिक्स्ड शेप नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम, न तो गैस के पास न तो फिक्स्ड शेप होता है, न ही इसके पास फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। लेकिन लिक्विड में आप लिख सकते हो do not have fixed
शेप। अब क्या है, जिस कंटेनर में आप लिक्विड को डालेंगे उसी कंटेनर का वो शेप गेन कर लेता है, इसलिए वॉल्यूम तो फिक्स्ड होता है लेकिन इसका शेप फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों बात करें, मैं कहूं जो सॉलिड का पार्टिकल्स कैसे अरेंज होता है, तो आप कहेंगे कॉम्पैक्टली अरेंज होता है। कॉम्पैक्टली अरेंज होने का रीजन क्या हो सकता है, तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाता होगा, उस फोर्स को कहते हैं हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सॉलिड के केस में आप समझ सकते हैं, सॉलिड के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है, जिसके कारण सारा पार्टिकल एक दूसरे से नजदीकी बना करके टाइटली बॉन्डेड होता है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है। तो आप नोट करेंगे हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा तो पार्टिकल्स के बीच स्पेस नहीं हो, चूंकि एक दूसरे से वो अटैच हो जाता है तो स्पेस बहुत ही कम होगा। have low intermolecular space, intermolecular space। तो इसके पास, सॉलिड के पास इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है। और मैं कहूं बच्चों, क्या इसका पार्टिकल से मूव कर पाता है क्या, तो नहीं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा होता है जो सारा पार्टिकल एक दूसरे से टाइटली बॉन्डेड होता है, तो पार्टिकल्स अपने प्लेस से मूव नहीं कर पाता, लेकिन ये वाइब्रेट कर पाता है अपने जगह पे। पार्टिकल्स only vibrate at their place, ठीक है, सिर्फ पार्टिकल वाइब्रेट करेगा। अब ये लिक्विड का क्या कंडीशन है, तो मैंने लिखा हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपको क्या लगता है, इसमें पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होगा, तब तो इसके बीच स्पेस जनरेट हुआ है ना। तो have lower force of attraction, than किसके द्वारा, किससे, than सॉलिड से थोड़ा सा कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें होता है। इसका मतलब इसके बीच have higher intermolecular space than सॉलिड से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा सा ज्यादा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होता है, इसका मतलब है पार्टिकल्स अपने प्लेस पे घूम सकता है, लेकिन मूवमेंट तो होगा, लेकिन लिमिटेड मूवमेंट होगा। Particles can move but still attracted by the force of attraction, जो पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके साथ अभी भी वो अट्रैक्टेड होता है। ठीक है, गैस की बात करें तो नहीं तो फिक्स शेप है, नहीं तो फिक्स्ड वॉल्यूम है, इसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल कम होता है। हैव लोअर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लोअर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कम होता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाएगा, इसका मतलब है इसके पार्टिकल्स के बीच इंटरमोलिक्यूलर स्पेस काफी ज्यादा होगा। हैव हायर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इसके पास इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस
ज्यादा होता है। अब इसका पार्टिकल्स मूव करता है कि नहीं, तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका कम है तो निश्चित रूप से पार्टिकल्स मूव करेगा। पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली, कैन मूव फ्रीली, यानी कि कोई बाउंडेशन नहीं होता है, ये मस्ती से चारों ओर घूम सकता है। ठीक है, तो ये है स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हम लोग बात करते हैं मैटर का डिफरेंट टाइप अकॉर्डिंग टू द कंपोजिशन ऑफ मैटर। टाइप्स ऑफ मैटर, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन, अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन। कंपोजिशन के अकॉर्डिंग मैटर को कैसे हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं? तो बच्चों मैटर को हम लोग दो कैटेगरी बना पाएंगे। एक कैटेगरी प्योर सब्सटेंस और दूसरा कैटेगरी इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, अब ये प्योर सब्सटेंस है, इसका भी दो कैटेगरी बनाया जा सकता है। प्योर सब्सटेंस को फिर से दो कैटेगरी, यानी कि एक को कहेंगे एलिमेंट और दूसरे को कहेंगे कंपाउंड। एक को एलिमेंट और दूसरे को कंपाउंड। अब ये इम्प्योर सब्सटेंस है बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं मिक्सचर। जो इम्प्योर सब्सटेंस है इसका नाम है मिक्सचर। और ये मिक्सचर का दो कैटेगरी हो सकता है। दो कैटेगरी कौन कौन? तो ये मिक्सचर हो सकता है होमोजीनियस और दूसरा कैटेगरी हेट्रोजीनियस। अब ये होमोजीनियस क्या होता है? वैसा मिक्सचर जिसके कंपोजिशन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है थ्रू आउट द सॉल्यूशन, उसे कहते हैं होमोजीनियस। जैसे वाटर और सॉल्ट को अगर मिला दें तो अच्छे से डिजॉल्व हो जाएगा। अब सॉल्यूशन का कंपोजिशन अगर चेक करेंगे तो सॉल्यूशन में कहीं भी, प्रत्येक जगह पे कहीं भी इक्वल कंपोजिशन हम लोगों को देखने को मिलेगा, तो उसे कहेंगे होमोजीनियस। लेकिन अगर उसी वाटर में हम लोग सैंड मिला दें तो मिलाने से वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा तो उसे कहेंगे हेट्रोजीनियस। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट का भी कैटेगरी आप बना सकते हो। ये तीन कैटेगरी का एलिमेंट हो सकता है। एक मेटल हो सकता है, दूसरा नॉन मेटल हो सकता है, और थर्ड मेटलॉइड हो सकता है। तो जो प्योर सब्सटेंस एलिमेंट है, इस एलिमेंट का तीन कैटेगरी हम लोग बना सकते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। पहले बात करते हैं हम लोग एलिमेंट्स। पहले भी पढ़े हम लोग एलिमेंट होता क्या है। एलिमेंट शायद जानते होंगे आप। एलिमेंट तो यह एक प्योर सब्सटेंस है जो एक ही तरह के एटम्स का बना होता है, कंपोज्ड ऑफ only one kinds of atom, only one kinds of atom, एक ही तरह के एटम का बना होगा। जैसे मैं ले लूं बहुत सारा एल्युमिनियम, एल बहुत सारा एल्युमिनियम का एटम ले लूं तो इसको आप कहोगे एलिमेंट, क्योंकि इसे कहोगे आप एलिमेंट क्योंकि यह एक ही तरह के एटम का बना हुआ है। अगर दूसरा एटम इसमें आ जाता है तो ये बन जाएगा मिक्सचर। कंपाउंड की बात करते हैं। कंपाउंड तो बच्चों ये कंपाउंड जो होता है ये दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के केमिकल कॉम्बिनेशन से नया एक सब्सटेंस बनता है जो एक
डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइन होता है उसे कहते हैं हम लोग कंपाउंड। ठीक है, तो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के केमिकल कॉम्बिनेशन से जो नया सब्सटेंस बनेगा उसे कहा जाता है कंपाउंड। formed due to chemical combination of two or more elements in a definite proportion by mass। यानी कि एक एलिमेंट का निश्चित मास दूसरे एलिमेंट के निश्चित मास से कंबाइन करता है और कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। और एक और खास बात, कंपाउंड जिस जिस कंपोनेंट से बना होगा उस किसी भी कंपोनेंट के प्रॉपर्टीज को होल्ड नहीं करता है। नोट में आप लिख लेंगे बच्चों, कंपाउंड्स में compound does not contain the properties of its components। जो कंपाउंड है वो अपने कंपोनेंट्स को प्रॉपर्टीज को होल्ड नहीं करता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मुझे मान लीजिए वाटर बनाना है तो आप H2 लेंगे और O2 लेंगे और रिजल्ट बनेगा H2O। बच्चों जैसा कि आपको पता है हाइड्रोजन गैस होता है, ऑक्सीजन गैस होता है और जो ये सब्सटेंस बना है ये बना है लिक्विड, यानी कि गैस का कोई भी प्रॉपर्टीज लिक्विड में प्रेजेंट नहीं होगा। और अब वाटर में जो देखें 2 ग्राम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 16 ग्राम, 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करता है। लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ क्या, यहाँ ऑक्सीजन O2 है, मतलब एक एटम का मास होता है 16 ग्राम, तो 2 एटम का मास हो जाएगा 32। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, इसके आगे 2 लगाएंगे, इसके आगे 2 लगाएंगे। अब देखिए इसका 4 ग्राम, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 4 एटम है तो 4 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 ग्राम होता है, तो दोनों 2 एटम को मिलाएं तो ये 32 ग्राम हो जाएगा। अब 4 ग्राम 32 ग्राम से रिएक्ट करेगा और ये 36 ग्राम वाटर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब आप कहेंगे डिफरेंट प्रोपोर्शन बाय मास का क्या मतलब है, तो इस दोनों को रिएक्ट करने का रेशियो फिक्स्ड है। रेशियो वाटर का रेशियो क्या क्या होगा, तो हाइड्रोजन का 4 ग्राम, ऑक्सीजन का 32 ग्राम, यानी कि 1/8। तो जब भी वाटर का फॉर्मेशन होगा तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो होगा देयर शुड बी ऑलवेज 1:8, यानी कि 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कंपाउंड इज फॉर्म्ड ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस इन अ डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। क्लियर? ठीक है। अब एक और एग्जांपल आप चाहें तो ले सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मैं कंसीडर कर लूं। कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों केमिकली कंबाइन करेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। बच्चों कार्बन जो होता है ये सॉलिड होता है, ये ऑक्सीजन गैस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है। अब देखिए सॉलिड गैस को मिक्स किए, केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ और सॉलिड का प्रॉपर्टीज गैप हो गया, बना क्या, तो मेरे पास बना गैसियस सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रॉपर्टीज होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा ऑक्सीजन से भी और कार्बन से भी। अब मास देख लेते हैं किस रेशियो में कंबाइन किया होगा, तो इसका कार्बन का मास होता है 12 ग्राम और ऑक्सीजन
O2 का मास हो जाएगा 32 ग्राम। अब यहाँ पे रेशियो देखिए, किस रेशियो में कंबाइन किया होगा कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन का 12 और 32, इसको 4 से काट दीजिए, 4 3 जा और 4 8 जा, 3:8, यानी कि 3 ग्राम कार्बन और 8 ग्राम ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होगा तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं जब भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा तो उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक डिफरेंट रेशियो ऑफ मास में कंबाइन करेगा। ठीक है, चलिए ये बात हो गया। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंपाउंड। तो कंपाउंड का बच्चों, कंपाउंड का 2 कैटेगरी मैं बना दूं। कंपाउंड का 2 कैटेगरी, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड बच्चों, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है तो पहले भी डिस्कस हुए हैं। ये ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब हो गया वैसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन का बना होगा, हाइड्रोकार्बन का बना होगा। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता कहाँ से है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सोर्स है वो ऑर्गेनिक है, मतलब जो लिविंग स्पेसीज है वहीं से मुझे ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिल पाता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? तो वैसा कंपाउंड जिसमें मिनरल्स का उपयोग होता है। मिनरल्स मुझे मिलता कहाँ है? तो मिनरल्स मिलता है अर्थ क्रस्ट से मिलता है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स क्या हो जाएगा? सोर्स हो जाएगा लिविंग स्पेसीज। लिविंग स्पेसीज से मुझे ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा। और इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा क्या? तो पहले भी हम लोग पढ़े हैं, कंपाउंड ऑफ किसका कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड और किसका और हाइड्रोजन का, कार्बन और हाइड्रोजन का। ठीक है, हाइड्रोकार्बन से एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हैं। क्या क्या हो सकता है बच्चों? ऑयल हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, फैट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है और एटसेट्रा हो सकता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है मिनरल्स, रॉक्स, अर्थ क्रस्ट। ये कहां से मिलेगा? ऑब्टेन फ्रॉम रॉक्स एंड earthy materials। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं बच्चों इसमें? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, एग्जाम्पल लिया जा सकता है, मार्बल ले लीजिए, मार्बल हो जाएगा, सॉल्ट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ये जिप्सम हो सकता है और एटसेट्रा हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया टाइप ऑफ कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसको समझे हम लोग। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। प्रॉपर्टीज कितने टाइप का होता है बच्चों? 2 कैटेगरी का प्रॉपर्टीज होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी हम लोग डील करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है और केमिकल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का प्रॉपर्टीज बच्चों 2 कैटेगरी हम लोग बना लेंगे। एक फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज।
अब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? वैसा प्रॉपर्टीज जिसका मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन बिना किसी केमिकल चेंज के किया जा सके उसे कहेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना? द प्रॉपर्टीज व्हिच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट एनी केमिकल चेंज उसे फिजिकल प्रॉपर्टीज कहेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? तो वैसा प्रॉपर्टीज जिसका ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट आफ्टर केमिकल चेंज हो पाता है उसे कहते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना? एक जैसे आप नोट कर लेंगे, कैन बी वैसा प्रॉपर्टीज जो प्रॉपर्टीज कैन बी measured and observed without any chemical change, without any chemical change, बिना किसी केमिकल चेंज का इसको आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है और इसे मेजर किया जा सकता है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? कैन बी measured and observed with या after chemical change, after केमिकल चेंज, केमिकल चेंज के बाद जिस प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व या मेजर किया जा सके उसे कहेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज, और वैसा प्रॉपर्टीज जिसमें बिना किसी केमिकल चेंज का उसका मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन किया जा सके उसे कहेंगे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज। एग्जांपल इसमें इंक्लूड कर सकते हैं आप, जैसे डेंसिटी डू नॉट नीड्स एनी टाइप ऑफ केमिकल चेंज। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट को ऑब्जर्व करने के लिए या मेजर करने के लिए किसी केमिकल चेंज की आवश्यकता नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसको डिटेक्ट करने के लिए, मेजर करने के लिए किसी तरह का केमिकल चेंज की आवश्यकता नहीं है। कलर, कलर डिटेक्ट करने के लिए किसी केमिकल सब्सटेंस का कलर डिटेक्ट करने के लिए किसी केमिकल चेंज की आवश्यकता नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा? केमिकल प्रॉपर्टीज, इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज को रीड करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए निश्चित रूप से केमिकल चेंज करवाना पड़ेगा। तो ये हो सकता है बेसिसिटी, एसिडिटी, कंबसिबिलिटी। कंबसिबिलिटी, आपको चेक करना है कोई सब्सटेंस कंबसिबल है कि नहीं, तो उसके लिए आपको बर्न करना पड़ेगा। कोई चेक करना है किसी एसिड का बेसिसिटी कितना है, तो उसे आपको एसिड से रिएक्ट करवाना पड़ेगा। आपको पता करना है किसी बेस का एसिडिटी कितना है, तो उसे एसिड से रिएक्ट करवाना पड़ेगा, है ना? तो वैसा प्रॉपर्टी जिसमें केमिकल चेंज की आवश्यकता हो उसे हम लोग कहेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।